हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एडुटेरिया चैनल पे। एडुटेरिया के करंट अफेयर्स की इस प्रैक्टिस सेट श्रृंखला में मैं रोशन कुमार आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हाल ही में एडुटेरिया के द्वारा करंट अफेयर्स अर्धवार्षिकी 2021 बुक प्रकाशित की गई, जिसमें 1 जनवरी से लेकर के 1 जुलाई तक की सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को समाहित किया गया है, जो कि आपके वनडे एग्जाम्स जैसे पीसीएस, रेलवे, एसएससी, बैंक, दरोगा आदि परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी है। इस पुस्तक की खास बात यह है कि इसमें कुल इन 6 माह के 800 प्रश्न दिए गए हैं, जो 16 प्रैक्टिस सेट के रूप में उपलब्ध कराए गए हैं। मैंने आपको सेट नंबर 1 कंप्लीट करा दिया है, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जहां से आप उसे देख भी सकते हैं। तो चलिए आइए दूसरे सेट की ओर बढ़ते हैं। प्रैक्टिस सेट संख्या 2 में कुल 50 प्रश्न है और पहले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्था के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया? दोस्तों, यह जो है टॉपिक है काफ़ी हाल दिनों में चर्चा में रहा, क्योंकि अभी तक जो यूरिया हम पौधों को देते थे, किसान यूज करते थे, वो खाद जो था वो कि सॉलिड के रूप में था। पहली बार हुआ जो लिक्विड के रूप में यूरिया को प्रोवाइड किया गया है। तो हाल ही में किस कंपनी के द्वारा? तो इफ्को कंपनी के द्वारा जो है तरल रूप में यूरिया का निर्माण किया गया है। इफ्को का फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। इस कंपनी के द्वारा एक लिक्विड यूरिया बनाया गया, जिसकी जो कीमत है वह 240 रुपये प्रति हाफ लीटर है, यानी आधा लीटर की कीमत 240 रुपये है। पहले जो किसान एक बोरी खाद यूज करते थे, उस एक बोरी की जगह वो केवल आधा लीटर जो लिक्विड यूरिया है वो यूज करेंगे, तो वो फ़ायदा होगा फसलों को। इससे क्या होगा कि पैदावार बढ़ेगी और फसल का उत्पादन और उत्पादकता दोनों में वृद्धि होगी। जून 2021 से इसका प्रयोग प्रारंभ किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्था ने दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना के निर्माण की योजना बनाई है? तो सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना के निर्माण की योजना हाल ही में गूगल कंपनी के द्वारा बनाई गई है। इस परियोजना के तहत यूएसए, ब्राज़ील, अर्जेंटीना और उरुग्वे यूएसए, ब्राज़ील, अर्जेंटीना और उरुग्वे इन 4 देशों को आपस में जो है फाइबर के माध्यम से, केबल्स के माध्यम से जोड़ा जाएगा, जिससे इन 4 देशों में जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी है उसकी क्षमता का विकास किया जा सके। अंडर सी जो केबल बिछाया जाता है उसे हम फर्मिना के नाम से जानते हैं। तो इन 4 देशों को आपस में जोड़ा जाएगा, जिसमें यूएसए नॉर्थ अमेरिका का देश है, जबकि ब्राज़ील, अर्जेंटीना और उरुग्वे साउथ अमेरिका का देश है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस बैंक ने कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की है? आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई बैंक और केनरा बैंक। तो यह योजना जो है वह एसबीआई बैंक के द्वारा लाई गई है। कवच व्यक्तिगत ऋण योजना जो है कोविड के उपचार के लिए ऋण प्रदान करता है। तो कोविड जिन व्यक्तियों को हुआ है, अपने परिवार में हो गया है, तो वो इस ऋण योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का ऋण ले सकते हैं, 5 साल के लिए ले सकते हैं, और उन्हें 8.5% इंटरेस्ट से व्यक्तिगत ऋण दिया जाएगा। अब जानते होंगे कि व्यक्तिगत ऋण काफ़ी महंगे होते हैं, लेकिन यदि कोविड के उपचार के लिए इस योजना के माध्यम से अगर आप ऋण लेते हैं तो केवल 8.5% पर ही 5 लाख रुपए तक का ऋण मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर द्वारा घर पर कोविड-19 की जांच के लिए किस रैपिड एंटीजन टेस्ट किट की मंजूरी दी गई है? पहले क्या होता था कि आपको सरकारी हॉस्पिटल पे या प्राइवेट हॉस्पिटल पे जाके आप कोविड टेस्ट कराते थे, और हाल ही में एक ऐसा किट विकसित किया गया है जिससे आप घर पर ही अपने जो कोविड है उसकी जांच कर सकते हैं। उसका नाम जो किट का है वो है कोविसेल्फ। सेल्फ आप कोविड टेस्ट कर सकते हैं, इसीलिए इसका नाम रखा गया है कोविसेल्फ। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा 9 देशों के भारतीय दूतावासों में वन स्टॉप सेंटर खोलने की घोषणा की गई है? भारतीय किस मंत्रालय के द्वारा 9 देशों में भारतीय दूतावासों में वन स्टॉप सेंटर, नाम याद रखिए, वन स्टॉप सेंटर यानी एक ही सेंटर पे सब कुछ मिलेगा, तो ये किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा जो विभिन्न देश हैं, 9 देश हैं, वहाँ पे दूतावास खोले जाएंगे, और उन दूतावासों में जो उन देशों में रहने वाली महिलाएं हैं उनके विरुद्ध यदि कोई हिंसा होती है
तो उससे खिलाफ उसे जल्दी से उसकी सुनवाई करना, उससे जल्दी से निपटना, उसके लिए खोला जा रहा है। भारत में ऐसे करके 300 दूतावास, सॉरी, भारत में ऐसे 300 सेंटर, वन स्टॉप सेंटर खोले जा रहे हैं। और अन्य देशों की बात करें तो 9 देशों में जो वहाँ के दूतावास है वहाँ पे वन स्टॉप सेंटर खोले जा रहे हैं। किस मंत्रालय के द्वारा? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मनरेगा के तहत कार्य दिवस की संख्या 100 से बढ़ाकर 150 कर दी है? तो आप जानते होंगे कि मनरेगा के तहत जो है सरकार किसी भी व्यक्ति को 100 दिनों का रोजगार प्रदान करती है। तो 100 दिनों के रोजगार को बढ़ा करके 150 दिन कर दिया है उत्तराखंड सरकार ने जो मनरेगा के तहत जो 100 दिन थे उसे बढ़ा करके 150 दिन कर दिया है। और ये जो 50 दिनों का जो बढ़ा हुआ खर्च होगा वो राज्य सरकार वहन करेगी। तो ये हाल ही में घोषणा किया है उत्तराखंड सरकार ने। नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला के 29वें संस्करण का आयोजन किया गया और इसका थीम क्या रखा गया? तो प्रतिवर्ष जो है विश्व पुस्तक मेला का आयोजन किया जाता है। तो इस वर्ष जो है 29वां संस्करण था और इसे नई दिल्ली में आयोजित किया गया और इसका थीम था गांधी लेखकों का लेखक। तो यह आप याद रखिएगा कि गांधी लेखकों का लेखक जो है इस संस्करण का थीम था। और पहली बार ऐसा हुआ कि इस बार जो वर्चुअल रूप से इस संस्करण का आयोजन किया गया। तो ये काफ़ी विशेष रहा कि पहली बार वर्चुअल रूप से इसे आयोजित किया गया। और नेशनल बुक ट्रस्ट एक संस्था है, नेशनल बुक ट्रस्ट, उसके द्वारा यह जो है संस्करण आयोजन किया गया था विश्व पुस्तक मेले का। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8, बाय मेनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ ए लाइफ के लेखक कौन है? तो बाय मेनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ ए लाइफ पुस्तक के लेखक मोहम्मद हामिद अंसारी है। आप जानते होंगे कि मोहम्मद हामिद अंसारी भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हैं। ये 2007 से लेकर के 2017 तक 2 कार्यकाल के लिए भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। तो इन्होंने हाल ही में एक बुक लिखी जिसका नाम है बाय मेनी अ हैप्पी एक्सीडेंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों, आप इसे स्टार लगाकर जरूर याद रखें कि यह पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, जनवरी 2021 में देश का पहला फायर पार्क किस राज्य में शुरू किया जा रहा है? तो भारत में ऐसा पहली बार हुआ कि एक फायर पार्क का स्थापना किया गया। तो आप जानते हैं कि इसका किस उद्देश्य से इसे बनाया गया है? तो इसका उद्देश्य यही था कि अग्निशमन के सुरक्षा के संबंधित जो उपाय हैं उसके लिए लोगों को जागरूक किया जाए। विशेष रूप से कॉलेज के स्टूडेंट्स को और युवाओं को इसमें भाग लेने के लिए और इसे देखने के लिए आमंत्रित किया जाता था, जिससे कि लोगों को प्रशिक्षण दिया जा सके कि जब आग लगने की यदि घटना होती है तो उससे कैसे बचा जा सके। तो इसी के उद्देश्य से एक फायर पार्क की स्थापना उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में की गई है। तो आप याद रखिए कि भारत का पहला फायर पार्क उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है 10, जनवरी 2021 में किस देश ने पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? आपको मालूम होगा कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने अपने कार्यकाल के दौरान पेरिस जलवायु समझौते से अलग होने का निर्णय लिया। जब अमेरिका में चुनाव हुए तो जो बाइडेन वहां के राष्ट्रपति बने और उन्होंने पद संभालते ही पहले दिन यह घोषणा की कि अमेरिका पुनः जो है पेरिस जलवायु समझौते में शामिल होगा। तो ऐसे में इसका उत्तर बी होता है कि अमेरिका पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल हो गया है। तो चलिए आइए पहले पेरिस जलवायु समझौते के संबंध में समझते हैं। वर्ष 2015 में कॉप देशों की बैठक पेरिस में आयोजित की गई थी। उसी में यह जलवायु से संबंधित एक समझौता किया गया था जिसे 2016 में लागू किया गया। इस समझौते का लक्ष्य यह है कि औद्योगिक काल से पूर्व के जो स्तर में तापमान था, वैश्विक तापमान, उसकी बढ़ोतरी को जो है भविष्य में 2 डिग्री से कम रखना है इसका उद्देश्य। ये आप याद रखिएगा कि इसका लक्ष्य यही है कि औद्योगिक काल से पूर्व जो स्तर का तापमान था, वैश्विक तापमान, उसके 2 डिग्री से ज़्यादा हम विश्व के तापमान को नहीं होने देंगे। यही था पेरिस जलवायु समझौता। इसके तहत विकसित एवं विकासशील देशों के मध्य समझौते किए गए थे कि जो विकसित देश है वो आर्थिक रूप से एवं तकनीकी रूप से विकासशील देशों की मदद करेंगे ताकि वैश्विक तापमान को कम किया जा सके। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस समाचार पत्र को चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब दिया गया? तो द हिंदू ग्रुप को हाल ही में चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर बुक जो खिताब है 2020 वह दिया गया। वैन एफ्रा जो है जो संस्था है उसके द्वारा इसे दिया गया। आगे बढ़ते हैं,
लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे है? तो लाइट हाउस परियोजना का संबंध ऑप्शन है घर तक बिजली पहुंचाने से, घरों को स्वच्छ रखने से, आकाशीय बिजली की सुरक्षा से और पर्यावरण के अनुकूल मजबूत घर प्रदान करने से। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाता है। तो नई तकनीकों का प्रयोग करके ऐसे घरों का निर्माण किया जाए जो कि पर्यावरण का अनुकूल हो और मजबूत हो। इन दो बातों को ध्यान में रख करके एक भारत सरकार के द्वारा परियोजना शुरू की गई, जो कि भारत के 6 राज्यों के 6 शहरों में शुरू की गई। और इन 6 शहरों में प्रत्येक शहर में एक एक हज़ार घर जो है इस योजना के तहत बनाए जाएंगे और ऐसे घर निर्मित किया जाएगा जो कि पर्यावरण के अनुकूल हो और मजबूत हो। तो ऐसे में अर्बन जो हाउसिंग है उसको बेहतर किया जा सकेगा। इस परियोजना का क्या नाम है दोस्तों? तो लाइट हाउस परियोजना, जो कि हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा महिला शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई? तो यह जो योजना है जिसका नाम है सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना, यह जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा शुरू की गई। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर यह योजना शुरू किया गया है, जिसमें जो गरीब जो महिलाएं हैं, जो मेधावी लड़कियां हैं, उनको पढ़ने के लिए उन्हें आर्थिक रूप से मदद दी जाएगी और उनको प्रोत्साहित भी किया जाएगा। तो यह किस सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो यह जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा शुरू किया गया पहल है। अगला है, भारत सरकार द्वारा कोविड-19 वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन हेतु किस ऐप को लॉन्च किया गया? तो आप भली भांति इस ऐप से जानते होंगे, क्योंकि आप लोगों में से अधिकांश लोगों ने जो है कोविड वैक्सीन ले लिया होगा, और जिन लोगों ने नहीं लिया है वो अवश्य लें, क्योंकि कोविड से सुरक्षा के लिए वैक्सीनेशन जो है सबसे बेहतर विकल्प है। तो इसके रजिस्ट्रेशन के लिए भारत सरकार ने एक ऐप भी लॉन्च किया था और साथ ही साथ एक पोर्टल विकसित किया था जिसका नाम है कोविन। कोविन जो एक पोर्टल है जिसके माध्यम से आप रजिस्ट्रेशन करते हैं। आप जानते होंगे कि भारत में 16 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू हो गया था और इस पोर्टल और ऐप के माध्यम से जो है रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी किसे घोषित किया गया? तो विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार जो है नई दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित की गई। तो आईक्यू एयर जो एक संस्था है जिसके द्वारा यह सूचकांक जारी किया गया, जिसके अनुसार नई दिल्ली विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी है। वहीं शहरों की बात करें तो इसमें चीन का होटन शहर सबसे प्रदूषित शहर है। तो सबसे प्रदूषित शहर है वो चीन का होटन। वहीं सबसे प्रदूषित राजधानी की बात करें तो नई दिल्ली। जो शहरों में अगर दूसरा नंबर पे आता है तो दूसरा नंबर हमारा गाजियाबाद का आता है, जो कि दूसरा में सबसे ज़्यादा प्रदूषित है। विश्व के कुल 30 सबसे प्रदूषित शहरों में से 22 शहर केवल भारत के हैं। आप देख लीजिए कितना आंकड़ा भारत के निगेटिव यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है कि विश्व में जो सबसे 30 प्रदूषित शहर हैं उसमें से 22 शहर जो है केवल भारत के हैं। तो आपको यही याद रखना है कि आईक्यू द्वारा जो विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट है उसमें सबसे प्रदूषित राजधानी हमारा नई दिल्ली है। प्रश्न संख्या 16, गोवा में आयोजित 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश के रूप में किस देश को चुना गया? तो गोवा में जो आयोजित किया गया था 51वां फिल्म महोत्सव, तो आपको याद रखना है कि 51वां भी गोवा में आयोजित किया गया और 52वां भी जो है वो 20 से 28 नवंबर के मध्य गोवा में ही आयोजित किया जाएगा। तो 51वां भी गोवा में और 52वां भी। अगर आपसे सीधा सीधा पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में कहाँ आयोजित किया गया, तो आपको गोवा उत्तर देना है, 51वां भी और 52वां भी। तो इस गोवा में आयोजित 51वें फिल्म महोत्सव में फोकस देश जो के रूप में चुना गया था वह था बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, जर्मन संस्था द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो आप देख लीजिए कौन सा सूचकांक है। तो वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक, और एक जर्मन संस्था द्वारा जारी किया गया जिसका नाम है जर्मन वाच संस्था है जिसके द्वारा यह सूचकांक जारी किया गया। इसके अनुसार इस सूचकांक में प्रथम स्थान मोजाम्बिक को प्राप्त हुआ और भारत का स्थान 7वां रहा। दोनों के दोनों कथन दोस्तों सही है कि इस सूचकांक में पहला स्थान मोजाम्बिक का रहा, दूसरा स्थान जो है वो जिम्बाब्वे का और तीसरा स्थान जो था वो बहामा का था। तो ये पहले, दूसरे और तीसरे क्रम है, लेकिन आपको पहला ही पूछा जाएगा
कि पहला स्थान किसको प्राप्त हुआ, तो वह मोजाम्बिक, और भारत का कौन सा स्थान रहा, तो भारत का स्थान 7वां रहा। अगला प्रश्न, काजा कलाश को हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। जब कोई महिला पहली बार किसी देश की प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनती है तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि हाल ही में काजा कलाश जो है हाल ही में एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त की गई है। तो आपको याद रखना है कि एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है, तो काजा कलाश। एस्टोनिया की अगर राजधानी की बात करें तो एस्टोनिया की राजधानी तालिन है। आपको एक और जीके का न्यूज़ जो बता दूं मैं कि एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ये 3 जो देश हैं उन्हें बाल्टिक देश कहा जाता है। क्योंकि बाल्टिक सागर के पास ये 3 देश स्थित हैं, इसीलिए इन्हें बाल्टिक कंट्री भी कहा जाता है। कई बार यह पूछ लिया जाता है, तो आप याद रखिएगा, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया को बाल्टिक कंट्रीज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में किस देश ने महिला उद्यमियों के लिए किस बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए स्टार्टअप उन्नति कार्यक्रम की शुरुआत की। तो स्टार्टअप उन्नति कार्यक्रम की शुरुआत वह किस बैंक के द्वारा किया गया, तो HDFC बैंक के द्वारा की गई थी। तो महिला की उद्यमियों को समर्थन के लिए, उन्हें सहायता के लिए HDFC बैंक के द्वारा स्टार्टअप उन्नति कार्यक्रम की शुरुआत की गई, ताकि महिला जो उद्यमी हैं, जो उद्योग करना चाहते हैं, उनको प्रोत्साहन दिया जा सके, उन्हें समर्थन दिया जा सके। आगे बढ़ते हैं, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वृद्धजनों को पोषण उपलब्ध कराने हेतु किस अभियान की शुरुआत की गई। तो ऐसे वृद्धजनों को पोषण दिया जाएगा जो कि किसी वृद्धाश्रम में नहीं रहते हैं और वो कुपोषण के शिकार है, उनके लिए वृद्धजन पोषण मिशन की शुरुआत हाल ही में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा किया गया है। आपको कमेंट बॉक्स में ये डालना है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वर्तमान में कौन है। चूँकि मैंने पिछले सेट में आपको बताया था, तो आपको याद होगा कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है, उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में डालें। तो आपको याद रखना है यह कि वृद्धजन पोषण योजना किससे संबंधित है, तो आप नाम से यह स्पष्ट हो रहा होगा कि वृद्धजनों को पोषण उपलब्ध कराने से। अब ऐसे वृद्धजन जो कि किसी वृद्धाश्रम में नहीं रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस देश ने कोविड महामारी के बचाव हेतु पहले सबसे बड़े टीकाकरण क्लिनिक की शुरुआत की। तो कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु सबसे बड़े जो कोविड टीकाकरण क्लिनिक की जो शुरुआत की, वह शुरुआत की न्यूजीलैंड ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने की घोषणा की है। तो कोविड वॉरियर जो फ्रंटलाइन वर्कर्स, जो हमारे कोविड-19 के फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उनको सम्मानित करने के लिए उड़ीसा सरकार ने भुवनेश्वर में कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल की स्थापना करने की घोषणा की है। तो जो हमारे कोरोना वॉरियर्स थे जिनका कोविड में देहांत हो गया, उनको सम्मानित करने के लिए, फ्रंटलाइन वर्कर्स को सम्मानित करने के लिए उड़ीसा सरकार की यह एक अच्छी पहल मानी जा सकती है। आगे बढ़ते हैं, गुजरात में निर्मित दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है। तो गुजरात में आप जानते होंगे कि गुजरात के अहमदाबाद में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया गया, जिसमें 1.1 लाख लोग, यानी कि 1,10,000 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। इतने बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर रखा गया है। पहले इसे मोटेरा स्टेडियम के नाम से जाना जाता था, जहां पे आप जानते होंगे कि नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन किया गया, और जिसके बाद इस स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख दिया गया है। तो ये कहाँ स्थित है, तो ये गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में महाराजा सुहेलदेव का स्मारक की आधारशिला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रखी। तो उत्तर प्रदेश में महाराजा सुहेलदेव का स्मारक किस शहर में बनाया गया। तो महाराजा सुहेलदेव जो थे, भारतीय आज़ादी में इन्होंने बहुत भूमिका निभाई थी, तो उन्हीं के सम्मान में उत्तर प्रदेश के बहराइच शहर में प्रधानमंत्री जी द्वारा उनके स्मारक की आधारशिला रखी गई हाल ही में। आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर प्रश्न, भारत अपने किस पड़ोसी देश में सहतूत बांध, जिसे लालंदर बांध कहा जाता है, उसका निर्माण कर रहा है। तो हाल ही में भारत ने अफगानिस्तान के साथ एक समझौता किया, जिसके तहत अफगानिस्तान में भारत मैदान नदी पर, अब थोड़ा सा अजीब नाम लग रहा होगा बट यही नाम है, मैदान नदी पर सहतूत बांध या लालंदर बांध का निर्माण करेगा। इससे पहले भारत
जो है अफगानिस्तान में सलमा बांध का निर्माण कर चुका है। तो सलमा बांध का निर्माण भारत ऑलरेडी कर चुका है अफगानिस्तान में, और अभी मैदान नदी पर शाहतूत बांध का निर्माण करेगा। इसके लिए हाल ही में भारत और अफगानिस्तान के मध्य समझौता हुआ है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार जुलाई 2021 में एनडीजेसी किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे? तो हाल ही में एक घोषणा की गई जिसके तहत जुलाई 2021 से एनडीजेसी को अमेज़ॉन के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। जेफ बेजोस जो इसके सीईओ थे वो उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है, और जुलाई 2021 से एनडीजेसी जो है अमेज़ॉन के सीईओ बन चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया? तो दादा साहब फाल्के जो है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में अक्षय कुमार जी को बेस्ट फिल्म अभिनेता का खिताब दिया गया। उन्हें फिल्म लक्ष्मी के लिए यह पुरस्कार दिया गया। तो यह आपको याद रखना है कि यह दादा साहब फाल्के पुरस्कार नहीं, बल्कि यह दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड है। तो वो दादा साहब फाल्के जो अवार्ड है 1969 में उसे पहली बार दिया गया, और सिनेमा जगत का वो सबसे प्रसिद्ध पुरस्कार माना जाता है, वो नहीं है। उसे हाल ही में रजनीकांत जी को दिया गया, तो वो अलग है। तो उसमें फिल्म में एक्टर एक्ट्रेस नहीं होता, सिर्फ वो दादा साहब फाल्के पुरस्कार होता है। और यहाँ पे पूछा जा रहा है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार है अक्षय कुमार को उनकी फिल्म लक्ष्मी के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो पुरस्कार है वो दीपिका पादुकोण को छपाक फिल्म के लिए दिया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को यह पुरस्कार दिया गया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी जी को हाल ही में यह पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो प्रीति सिन्हा, पल्लवी ठाकुर, जया गोस्वामी और मानसा वाराणसी। तो मानसा वाराणसी को हाल ही में फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का खिताब दिया गया है। तेलंगाना की रहने वाली 23 वर्ष की मानसा वाराणसी ने हाल ही में यह पुरस्कार जीता, जिसका नाम है फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में इसरो के द्वारा जारी घोषणा के अनुसार चंद्रयान 3 को किस वर्ष प्रक्षेपित किया जाएगा? तो हाल ही में जो है चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण वर्ष था वो बदल दिया गया है। अब चंद्रयान 3 को वर्ष 2022 में प्रक्षेपित किया जाएगा। आपको याद होगा कि चंद्रयान 2 में 3 चीज़ें भेजी जा रही थी, एक था ऑर्बिटर, एक था लैंडर, और लैंडर के अंतर जो था वो एक था रोवर था। ये 3 चीज़ें भेजी जा रही थी। चूँकि चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर तो अपने जगह पे सही से काम कर रहा है, लेकिन लैंडर और रोवर वो बिगड़ गए थे क्योंकि लैंडिंग सही से नहीं हो पा रही थी। तो चंद्रयान 3 में हम लैंडर और रोवर को भेज रहे हैं। कब भेजेंगे? तो 2022 में इसरो चंद्रयान 3 को लॉन्च करेगा। और आपको एक याद होगा कि गगनयान मिशन भी 2022 से पूर्व ही घोषणा की गई थी, 2022 से पूर्व ही इसे पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि यह 2022 में पूरा कर लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि फरवरी 2021 में किस खिलाड़ी को तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल दिया गया? तो तीसरी बार ऑस्ट्रेलिया के जो बैट्समैन हैं स्टीव स्मिथ, उन्हें एलन बॉर्डर मेडल से सम्मानित किया गया। तो ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज क्रिकेटर खिलाड़ी है, काफ़ी चर्चित खिलाड़ी हैं स्टीव स्मिथ, उन्हें एलन बॉर्डर मेडल सम्मान दिया गया है तीसरी बार। हाल ही में किस राज्य में विश्व के सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज की गई? तो विश्व के सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज जो है वह हाल ही में मध्य प्रदेश में की गई। दोस्तों, मध्य प्रदेश में जो रायसेन जिला है वहाँ पे भीमबेटका जगह है, वहाँ पे 5700 लाख पहले जो जीव है उनका जीवाश्म खोजा गया है। तो इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि यह सबसे प्राचीन पशु है, चूँकि 5700 और लाख है, यानी काफ़ी समय पहले की बात हो रही है। तो इससे पहले के जीवाश्म की खोज की गई है, तो वह मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में भीमबेटका में। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा की है? अब पहले काफ़ी फिल्मों में देखा होगा कि चंबल के डाकू काफ़ी फेमस रहे हैं, चंबल के डाकू। तो अब चंबल का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आता है कि चंबल जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। तो हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने
डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा की है, जैसे जिसमें कि फूलन देवी और अन्य जैसे जो प्रसिद्ध जो डाकू थे उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले गन वस्तुएं उनको इस संग्रहालय में रखा जाएगा। तो हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार में भिंड पुलिस के द्वारा मध्य प्रदेश में भिंड पुलिस के द्वारा ऐसा संग्रहालय बनाने की घोषणा की गई है और भिंड पुलिस मुख्यालय में ऐसा बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, फरवरी 2021 में आयोजित 82वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो 82वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप आयोजित किया गया जिसमें महिला एकल का खिताब मनिका बत्रा ने जीत लिया है। जानते होंगे मनिका बत्रा जी वर्तमान में भारत की ओर से महिला टेबल टेनिस खिलाड़ियों में सबसे शीर्ष पे हैं, तो उन्होंने ही 82वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। नाम है मनिका बत्रा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 35 की ओर। आईपीएल 2021 में सबसे महंगे खिलाड़ी बने क्रिस मॉरिस का संबंध किस देश से है? इससे पहले जो है वो सबसे महंगे खिलाड़ी थे युवराज सिंह, जिन्हें 16 करोड़ की राशि में खरीदा गया था। वहीं जो क्रिस मॉरिस है वो 16 करोड़ 25 लाख में इन्हें राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा, जिसके बाद ये सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। और क्रिस मॉरिस जो है दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर है, उन्हें इस आईपीएल 2021 में सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में खरीदा गया। आपको बता दूं कि आईपीएल 2021 का जो आयोजन है वो पहले भारत में किया गया और फिर उसके बाद उसका आयोजन जो है यूएई में किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फरवरी 2021 में भारत ने किस देश के साथ अरब सागर में नौसैनिक अभ्यास पासेक्स किया? तो फरवरी के महीने की बात की गई है, तो फरवरी महीने में भारत ने इंडोनेशिया के साथ जो है पासेक्स एक नौसैनिक एक्सरसाइज है जिसे अरब सागर में भारत ने किया है। तो दो तीन चीज़ें आपको याद रखनी है कि पासेक्स एक्सरसाइज भारत ने किस देश के साथ किया फरवरी माह में, तो वो इंडोनेशिया के साथ। और पासेक्स जो कैसा एक्सरसाइज है, तो एक नौसेना का एक्सरसाइज है। चूँकि कई बार थल सेना, नौसेना और वायुसेना का नाम पूछ लिया जाता है कि ये किस सेना का अभ्यास है, तो यह नौसैनिक अभ्यास है जिसमें कि भारत और इंडोनेशिया की नौसेनाओं ने भाग लिया। अगला प्रश्न, जनवरी 2021 में किस राज्य में पोंगल उत्सव का आयोजन किया गया? आपने जीके में भी पढ़ा होगा कि पोंगल जो उत्सव है वह तमिलनाडु में आयोजित किया जाता है। वहीं केरल में ओणम का आयोजित किया जाता है। यह 14 और 15 जनवरी को आयोजित किया जाता है। दोस्तों आपको याद रखना है, ओणम का आयोजन केरल में और पोंगल का आयोजन जो है वह तमिलनाडु में किया जाता है। उस दौरान ही गुजरात में जो मकर संक्रांति मनाया जाता है और पंजाब क्षेत्रों में जो है लोहड़ी मनाया जाता है। तो ये उसी समय आयोजित किया जाता है 14 से 15 जनवरी के आसपास। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण किस देश में किया जा रहा है? विश्व का सबसे बड़ा सोलर जो प्लेटफॉर्म है वह सिंगापुर में निर्मित किया जा रहा है। हालांकि सिंगापुर एक छोटा देश है, लेकिन वर्तमान समय में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदूषण को कम करने के लिए सिंगापुर बड़ा कदम उठा रहा है और विश्व का सबसे बड़ा जो सोलर प्लेटफॉर्म है वह सिंगापुर में विकसित किया जा रहा है। तो आपको याद रखना है कि सिंगापुर में विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लेटफॉर्म विकसित किया जा रहा है ताकि नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा सके। अगला प्रश्न, 2021 में होने वाले 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की जाएगी? तो इस वर्ष जो ब्रिक्स सम्मेलन का जो आयोजन है उसकी अध्यक्षता भारत द्वारा की गई है। तो भारत द्वारा 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की आयोजन की अध्यक्षता भारत करेगा। तो वह इस वर्ष जो ब्रिक्स सम्मेलन का, चाहे वह संस्कृति मंत्रियों का बैठक हो या विदेश मंत्रियों का बैठक हो, उन सभी की अध्यक्षता जो है वो भारत ही करेगा। ब्रिक्स के बारे में आपको बता दूं कि BRICS, इसमें टोटल 5 देश शामिल हैं। BRICS जो है वह विभिन्न देशों के प्रथम अक्षर को मिलकर बनाया गया है। B फॉर ब्राज़ील है, R फॉर रशिया है, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना एंड S फॉर साउथ अफ्रीका। यह 5 जो उभरते हुई अर्थव्यवस्थाओं वाले जो देश हैं, जिनकी अर्थव्यवस्थाएं बेहतर हो रही है, विकासशील है और विकसित की ओर अग्रसर है, उन देशों का एक समूह है। और यह विश्व की जो GDP है उसका 23% यह अपने इस समाहित है इस 5 संस्थाओं में। और इसकी स्थापना 2009 में की गई थी और इसमें साउथ अफ्रीका जो है वह 2010 में शामिल हो गया था, जिसके बाद इसे ब्रिक की जगह ब्रिक्स कहा जाने लगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस उत्तरी अमेरिकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया? तो उत्तरी अमेरिका के जो देश अल सल्वाडोर है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा इसे मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है।
और आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि चीन को भी मलेरिया मुक्त घोषित किया गया। तो लेकिन ये यहाँ पे पूछा जा रहा है उत्तरी अमेरिका के देश, तो आप ऑब्वियस सी बात है चीन तो नहीं होगा, तो इसका उत्तर होगा अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर को हाल ही में मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है, जो कि उत्तरी अमेरिका का एक देश है। और अल सल्वाडोर की राजधानी जो है सैन सल्वाडोर है। तो काफ़ी आसान हो जाता है कि अल सल्वाडोर और सैन सल्वाडोर जो है उसकी राजधानी है। आगे बढ़ते हैं। फ्रीडम पाइनएप्पल अभियान हाल ही में चर्चा में रहा, तो यह किस लिए चर्चा में रहा और ये किस कहाँ पे है? तो फ्रीडम पाइनएप्पल, आप समझ रहे होंगे पाइनएप्पल जो अनानास है उससे संबंधित एक आंदोलन है कि भाई अनानास को लेकर के क्यों आंदोलन हो रहा है। तो यह आंदोलन जो हुआ वो ताइवान में हुआ। जो चीन में जो ताइवान से जो अनानास आयात किए जा रहे थे, तो उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया चीन के सरकार के द्वारा, जिसके विरोध में, उसके प्रतिक्रिया में ताइवान के लोगों के द्वारा जो है उसके प्रतिबंध को समाप्त करने के लिए एक आंदोलन किया गया जिसका नाम था फ्रीडम पाइनएप्पल। आपको मुझे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि ताइवान में लोगों के द्वारा जो है, जो जब चीन के द्वारा ताइवान से आयातित होने वाले जो पाइनएप्पल है, अनानास है, उस पर प्रतिबंध लगाया गया, उसके विरोध में ताइवान के लोगों ने एक फ्रीडम पाइनएप्पल अभियान चलाया। प्रश्न संख्या 42, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2020-21 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बन गया? 2019-20 तक अमेरिका भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार देश था और 2020-21 में जो है पुनः जो है चीन भारत का सबसे शीर्ष व्यापारिक भागीदार देश बन गया। दूसरे नंबर पे अमेरिका आता है और तीसरे नंबर पे यूएई। तो आप तीनों क्रम याद रखिएगा कि भारत का 2020-21 में शीर्ष व्यापारिक भागीदार चीन है, दूसरा नंबर पे अमेरिका है और तीसरा नंबर पे यूएई है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जहां सभी सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग किया जाएगा? तो हाल ही में दिल्ली सरकार ने यह घोषणा की है कि दिल्ली सरकार के जो सभी इलेक्ट्रिक जो सरकारी विभाग है वहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ही प्रयोग किया जाएगा। ऐसा क्यों किया जा रहा है? तो दिल्ली सरकार ने अपने इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत कहा गया कि सभी जो सरकारी वाहन हैं उसमें इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग किया जाएगा। तो ऐसा दिल्ली सरकार ने घोषणा की है। वर्तमान में दिल्ली सरकार के जो मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल है और उप मुख्यमंत्री है जो मनीष सिसोदिया है। तो इसकी घोषणा मनीष सिसोदिया जी ने की थी। हाल ही में जापान ने किस देश के सहयोग से भूरे कोयले से हाइड्रोजन उत्पादन शुरू किया है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप जानते होंगे कि जो भूरा कोयला है उसका अगर प्रयोग करें तो वायु प्रदूषण होगा। जब उससे हम हाइड्रोजन में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर इस हाइड्रोजन को अगर ईंधन के रूप में करेगा, तो आप जानते होंगे कि हाइड्रोजन क्या है? भविष्य का ईंधन है, हरित ऊर्जा के रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है, प्रदूषण कम हो सकेगा। तो यह एक्सपेरिमेंट जो किया जा रहा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके लिए जापान ने ऑस्ट्रेलिया से सहयोग लिया है। ऑस्ट्रेलिया जो है जापान को वित्तीय मदद कर रहा है, $500 मिलियन का आर्थिक सहायता मदद कर रहा है। दोनों देशों ने इसको विकसित किया है और इससे माध्यम से हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाएगा। भूरा कोयला किसे कहा जाता है? तो आपने जीके में पढ़ा होगा कि लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है, जिसमें 28 से 30% कार्बन की मात्रा होती है। कार्बन के चार जो मुख्य रूप से कोयले के चार रूप होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। जो लिग्नाइट होता है उसे भूरा कोयला कहा जाता है, उसमें 28 से 30% जो कार्बन की मात्रा होती है। वही एंथ्रासाइट में 94 से 98% जो कार्बन की मात्रा होती है, सबसे शुद्ध कोयला कहा जाता है। दूसरा है बिटुमिनस, जिसमें 74 से 78% कोयला होता है और पीट में जो है 27% से कम होता है। तो ऐसे में सबसे शुद्ध जो है वो एंथ्रासाइट कोयला है और लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बाद भारत सरकार ने किस वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी है? तो कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बाद भारत में रूस की जो स्पुतनिक वी वैक्सीन है उसे भारत में आपातकालीन उपयोग करने की मंजूरी दी है भारत सरकार ने। तो वर्तमान में भारत में 3 जो वैक्सीन है लगाए जा रहे हैं। एक कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है दूसरा, और तीसरा है स्पुतनिक वी। स्पुतनिक वी भारत का स्वदेशी नहीं है, बल्कि यह रूस के द्वारा हम लोग ने भारत सरकार के द्वारा आयात किया जा रहा है और भारत सरकार ने करोड़ों डोज, लगभग 1 करोड़ से अधिक की डोज के लिए भारत सरकार ने रूस के साथ समझौता किया है। हाल ही में चीन ने किस देश के साथ अपने आर्थिक समझौते को निलंबित कर दिया है? तो हाल ही में चीन ने ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने आर्थिक जो संबंध है उसे निलंबित करने की घोषणा की है। ऐसा चीन ने क्यों किया है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने अपने जो वाशिंगटन राज्य है उसके साथ
चीन के जो BRI प्रोजेक्ट में शामिल होने की घोषणा की गई थी उसे ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने रद्द कर दिया, जिसके प्रतिक्रिया में चीन ने भी ऑस्ट्रेलिया से अपने आर्थिक समझौते निलंबित कर दिए हैं, कुछ समय के लिए रोक दिए हैं। अब जानते होंगे कि ऑस्ट्रेलिया के लिए भी और भारत के लिए भी जो चीन है वह सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है, तो ऐसे में ऑस्ट्रेलिया को इससे काफ़ी नुकसान हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने ऐसी घोषणा की थी कि ऑस्ट्रेलिया का एक राज्य वाशिंगटन है वो BRI में शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट में शामिल होने का अधिकार जो है देश को है, कोई पार्टिकुलर राज्य किसी देश के साथ समझौते में शामिल नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में ईरान ने किस देश को फर्जाबाद B गैस परियोजना से बाहर निकाल दिया है। तो ईरान ने हाल ही में भारत को इस परियोजना से बाहर निकाल दिया है। तो ईरान ने पहले कहा कि भारत इस परियोजना को करेगा, चूँकि फर्जाबाद में जो गैस की खोज भारत की ONGC कंपनी के द्वारा की गई, तो भारत को यह प्रोजेक्ट मिल गया था, जो प्रोजेक्ट मिला था कि इस परियोजना से गैस का उत्पादन किया जाए। लेकिन हाल ही में इसे भारत से लेकर के ईरान ने एक वहाँ की स्वदेशी जो कंपनी थी उस अपने देश की उसको दे दिया था। लेकिन हाल ही के दिनों में फिर से पुनः न्यूज आई रहेगी कि इस गैस परियोजना को पुनः ईरान भारत को दे सकता है। तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन फिलहाल इसे भारत से लेकर के ईरान ने एक स्वदेशी कंपनी को वहाँ पे इस प्रोजेक्ट को दे दिया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा सेहत OPD पोर्टल लॉन्च किया गया। तो हाल ही में रक्षा मंत्रालय, वर्तमान में रक्षा मंत्री जो हैं राजनाथ सिंह जी ने सेहत OPD पोर्टल को लॉन्च किया। सेहत OPD पोर्टल को लॉन्च करने का जो मुख्य उद्देश्य यह था कि टेलीमेडिसिन सेवाएं को प्रदान किया जाए। तो टेलीमेडिसिन को बढ़ावा देने के लिए सेहत OPD पोर्टल जो है रक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। सेहत का फुल फॉर्म है सर्विस हेल्थ असिस्टेंट एंड टेली कंसल्टेंट। ये फुल फॉर्म है सेहत का। आगे बढ़ते हैं। जैस्मिन हैरिसन हाल ही में अटलांटिक महासागर को पार करने वाले विश्व के सबसे कम उम्र की महिला बनी है। उनका संबंध किस देश से है। तो जैस्मिन हैरिसन जो है ब्रिटेन की है, जिन्होंने सबसे कम उम्र की महिला बन गई है जिन्होंने अटलांटिक महासागर को पार किया है। तो ब्रिटेन की सबसे कम उम्र की महिला जैस्मिन हैरिसन ने अटलांटिक महासागर को पार किया है हाल ही में। लास्ट प्रश्न, 2021-22 के केंद्रीय बजट में विनिवेश के माध्यम से कितना धन जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। तो विनिवेश के माध्यम से कुल 1,75,000 करोड़ धन जुटाने का लक्ष्य हाल ही में जो बजट पेश किया गया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा 2021-22 उसमें घोषणा किया गया है। विनिवेश क्या होता है दोस्तों? निवेश होता है किसी कंपनी में अपने पैसे को इन्वेस्ट करना, यानी उसमें डालना। लेकिन विनिवेश होता है कि जब सरकार किसी कंपनी से अपनी हिस्सेदारी को कम कर लेती है, अन्य जो अपनी भागीदारी को कम करती है, तो उसे हम विनिवेश कहते हैं। तो 2021-22 में केंद्रीय बजट में सरकार विनिवेश के माध्यम से कितना धन इकट्ठा करेगी? तो 1,75,000 करोड़। जो सार्वजनिक जो संस्थाएं हैं उसमें अपनी हिस्सेदारी को कम करेगी, उसे किसी निजी संस्था को सेल करेगी, उसके बाद जो पैसे इकट्ठे होंगे उसे 1,75,000 करोड़ प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसी के साथ सेट संख्या 2 समाप्त होता है। एडुटेरिया के साथ आप लोगों का प्यार हमेशा यूं ही बना रहे, और एडुटेरिया पे भरोसा दिखाने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद।